हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में हम स्कोपोलामीन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स को स्टार्ट करा था और ये देखा था कि एंटी कोलिनर्जिक में भी हमारे पास दो तरीके के एजेंट्स आते हैं। एक तो एंटी मस्केरिनिक आ जाते हैं और एक एंटी निकोटिनिक आते हैं, जिसमें हमने एंटी मस्केरिनिक में अट्रोपिन को बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगी कि आप ये लेक्चर देख के फिर ही आगे बढ़े। इस लेक्चर में हम एंटी मस्केरिनिक को कंटिन्यू करते हुए स्कोपोलामीन को डिस्कस करेंगे और फिर थोड़ा सा ओवरव्यू जो है एंटी निकोटिनिक का भी ले लेंगे। देखिए, इस लेक्चर में से अगर मैं आपको बताऊं तो आपका कभी कभार कोई शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है स्कोपोलामीन पे या फिर जो एंटी निकोटिनिक हम बात करने जा रहे हैं उन पे, पर बड़ा क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं और स्कोपोलामीन या फिर हायोसिन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखो, स्कोपोलामीन या हायोसिन जो है ये अट्रोपिन जैसे ही आपको इसके एक्शंस देखने को मिलते हैं, बट क्या होता है कि ये शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करता है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि अट्रोपिन क्या था, एक माइल्ड सीएनएस स्टिमुलेंट था। ठीक है, सीएनएस को क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था। बट वहीं स्कोपोलामीन हमको देखने को मिलता है कि ये क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट है, यानी डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है, साथ में सिडेशन और अमनीशिया भी आपको देखने को मिल सकता है। अमनीशिया क्या होता है, कभी कभी इंफॉर्मेशन रिटेन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अमनीशिया बोलते हैं। साथ में आपको आई और सिक्रीटरी ग्लैंड्स पर इसका अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेन आपको क्या याद रखना है स्कोपोलामीन को, कि जब भी मोशन सिकनेस होती है तो उसमें एक ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, स्कोपोलामीन रहती है। ठीक है, मोशन सिकनेस। अब क्या होती है ये मोशन सिकनेस और उसमें स्कोपोलामीन कैसे काम करता है। देखो, जब हम कार में, बस में, शिप में या फिर कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब क्या होता है कि हमारी आई मान लो एक मोशनलेस ऑब्जेक्ट पे स्टिक हो रखी है। ठीक है, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वहां पे उसको देख रही है, पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस मोशन देखने को मिल रहा है। मोशन देखने को मिल रहा है तो जो वेस्टिबुलर एपरेटस होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस मोशन एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो भाई ये जो सिग्नल्स दे रहा है और जो आई जो सिग्नल्स दे रही है वो आपस में क्या कर जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। ये जो आई और वेस्टिबुलर एपरेटस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसकी वजह से क्या होती है, एक कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसे क्या कहा जाता है, मोशन सिकनेस कहा जाता है। कुछ नहीं होता है इसमें, मोशन सिकनेस में जनरली वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो वॉमिटिंग जैसा लगेगा, नोजिया होगा, इसके अलावा डिजीनेस हो सकती है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो, अब ये स्कोपोलामीन क्या करेगा, ये स्कोपोलामीन देखो, मोशन हुआ, वेस्टिबुलर एपरेटस अपना स्टिमुलेट हुआ, उस पे भी दो तरीके के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक मस्केरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं और एक हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये किस पे काम करते हैं, सेरिबेलम पे काम करते हैं। सेरिबेलम के थ्रू वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर, जिसकी वजह से सारी जो सिम्टम्स हैं मोशन सिकनेस के, नौजिया, वोमिटिंग वगैरह अपन को देखने को मिलते हैं। अब ये स्कोपोलामीन क्या करता है, ये स्कोपोलामीन जो है वो कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, यानी अगर वेस्टिबुलर एपरेटस स्टिमुलेट हो भी गया तो उससे आगे अपना सिग्नल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, या फिर उससे आगे जो सिग्नल है या फिर जो इंपल्स है वो ट्रैवल नहीं होगा, जिसकी वजह से वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट नहीं होगा। स्टिमुलेट नहीं होगा तो अपन को मोशन सिकनेस देखने को नहीं मिलेगी, यानी ये क्या कर रहा है, मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, याद रखना स्कोपोलामीन किस पे काम करता है, मस्केरिनिक रिसेप्टर्स पे काम करेगा। क्यों, क्योंकि वो कोलिनर्जिक एक्टिविटी को रोक पा रहा है, हिस्टामिनिक पे काम नहीं कर रहा है। ये हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन। अब देखते हैं यूजेस और एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने बात कर ली कि ये मोशन सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। अब आप एडमिनिस्टर कैसे करोगे, तो दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं या फिर ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में अपन इसको दे सकते हैं। अगर ओरली एडमिनिस्टर करना है तो 0.2 मिलीग्राम देना होता है एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द जर्नी अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो उससे आधा घंटा पहले आपको इसका ये ओरल डोज लेना होता है। अगर ट्रांसडर्मल पैच लगा रहे, ट्रांसडर्मल पैच हम जनरल में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसडर्मल पैच जो है वो स्किन पे अप्लाई होता है। स्किन पे अप्लाई होने के बाद इसमें जो भी ड्रग प्रेजेंट होती है वो धीरे धीरे बॉडी में कंटिन्यूसली सिक्रीट होती रहती है या फिर बॉडी में एंटर करती जाती है। तो ये कहाँ लगाते हैं, ट्रांसडर्मल पैच बिहाइंड द ईयर लगाते हैं, ओवर द मेस्टोइड प्रोसेस। कितनी देर पहले आपको लगाना होता है, 4 to 5 आवर्स बिफोर द जर्नी लगाना होता है, और इसका इफेक्ट जो है वो आपको 72 आवर्स यानी 3 डेज तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये क्या है, एंटी मस्केरिनिक है, तो फिर एक तो आपको सिडेशन देखने को मिल सकता है और साथ में ड्राइनेस ऑफ द माउथ हमको देखने को मिल सकती है। ये किसकी बात हो गई, स्कोपोलामीन की बात हो गई। और स्कोपोलामीन के साथ हमारे जो एंटी मस्केरिनिक हैं जो हमको डिटेल में डिस्कस करने थे वो यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है, एंटी निकोटिनिक पे चलने से पहले एक बार हम कुछ ड्रग इंटरेक्शंस देख लेते हैं एंटी कोलिनर्जिक्स के। देखो, जो H1 ब्लॉकर्स होते हैं, H1 क्या है, हिस्टामिनिक ब्लॉकर्स होते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, कुछ फिनोथायाजीन्स है, ये क्या है, क्लासेस हैं ड्रग्स की। ठीक है, ये क्या करते हैं, अट्रोपिन लाइक अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। यानी अगर हम अट्रोपिन दे रहे हैं और उसके साथ ये भी दे रहे हैं तो एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स इंक्रीज हो सकते हैं, यानी हमको इनको साथ में नहीं देना है।
उसके अलावा क्या होता है कि अट्रोपिन या फिर एंटीकोलिनर्जिक्स की प्रेजेंस में अगर हम टेट्रासाइक्लिन या डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो इन दोनों का एब्जॉर्प्शन जो है वो इनकी प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर लेवोडोपा यूज करा जा रहा है तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी एंटीकोलिनर्जिक्स की प्रेजेंस में क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ये क्या है, कुछ ड्रग इंटरैक्शंस हैं जो आपको धीरे धीरे वापस देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश करना कि अट्रोपिन के साथ किन ड्रग्स का क्या इफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है। देखो, अब अपन बात करते हैं एंटी निकोटिनिक एजेंट्स की। एंटी निकोटिनिक में हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि दो तरह के हमको देखने को मिलते हैं। एक तो गैंग्लियन ब्लॉकर्स होते हैं, ये किस पे काम करते हैं, एन रिसेप्टर्स पे, यानी निकोटिनिक जो न्यूरोनल रिसेप्टर्स होते हैं उन पे काम करते हैं। एक हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं जो एम रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। ठीक है। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के अंडर में, जिसमें भी जो पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स हैं उनमें हमको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स के ऊपर। क्या होते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स? देखो, ब्रेन या फिर सीएनएस से जब हमारा कोई मैसेज निकलता है, वो मैसेज पहले कहाँ पहुंचता है, वो मैसेज पहले एक रिले स्टेशन पे पहुंचता है। इस रिले स्टेशन को क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एएनएस की बात करें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो गैंग्लियन है उसका नाम भी क्या हो जाता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन हो जाता है। फिर यहाँ से मैसेज जो है वो फर्दर सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक पाथवे से कहाँ पहुंच जाता है, ऑर्गन तक, जो टारगेट ऑर्गन होता है वहां तक ये मैसेज पहुंच जाता है। ये वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, और ये वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको हम क्या कह देते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपन को होनी चाहिए ये समझने के लिए कि ये गैंग्लियन ब्लॉकर्स कहाँ पे काम कर रहे हैं। अब देखो, ये जो गैंग्लियन ब्लॉकर्स होते हैं ये कहाँ पे करते हैं, एन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। एन कौन से, हमने कहा निकोटिनिक जो न्यूरोनल रिसेप्टर्स होते हैं उन पे काम करते हैं। किसके न्यूरोनल रिसेप्टर्स पे, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। यानी ये कहाँ पे काम कर रहे हैं, इस रिले स्टेशन पे काम कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो, अगर ये यहाँ रिले स्टेशन पे काम कर रहे हैं तो इसके आगे का जो मामला है, यानी जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन इंपल्स लेके आगे जा रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा। इसकी वजह से जो भी टारगेट ऑर्गन था वो सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा और उसमें आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स इसके देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही गैंग्लिया को इनहिबिट कर रहा है। अब क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्गन टारगेट हो रहा है और उस ऑर्गन की जो मेजर सप्लाई है वो कौन सी है, कि भाई सिंपैथेटिक सप्लाई कर रहा है या फिर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है इस ऑर्गन की, उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के इफेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हार्ट की अगर मैं बात करूं तो गैंग्लियन ब्लॉकर्स पैल्पिटेशन और टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करते हैं हार्ट में। आईज की बात करें तो मिड्रियासिस, साइक्लोप्लीजिया देखने को मिल सकता है। जीआईटी में ड्राइनेस ऑफ द माउथ, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। ये देखो, ये वाले जो है सिम्टम्स ये ऑलमोस्ट मस्केरेनिक वाले जैसे ही है ना। मस्केरेनिक में भी अपन को ड्राइनेस ऑफ द माउथ और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है। ब्लैडर में यूरिनरी रिटेंशन, अगेन ये हम देख चुके हैं। स्वेट सिक्रीशन कम हो जाता है। मेल्स में हमको इम्पोर्टेंस देखने को मिल सकती है, ये थोड़ा सा अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी हमको देखने को मिलती है। क्या होती है ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन? जब भी कोई इंसान लेटा हुआ होता है या फिर बैठा हुआ होता है और एकदम से अगर वो क्या हो रहा है, खड़ा हो जा रहा है, तो खड़े होते ही क्या होता है कि उसका बीपी जो है वो थोड़ा सा गिर जाता है, यानी अपन को बीपी में फॉल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ब्रेन में अपने ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत हमको क्या होता है, डिजीनेस हो सकती है ना, ब्लड विजन हो सकता है या फिर वीकनेस हो सकती है, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये जो फॉल इन ब्लड प्रेशर है ना, जब हम खड़े हो रहे हैं, एकदम बैठे हुए हैं या लेटे हुए और एकदम खड़े हो रहे हैं, इस चीज को क्या कहा जाता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, ये हमने क्या देखा कि भाई ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही सप्लाईज को ब्लॉक कर रहे थे, तो इसलिए इनको थेरेपी में बहुत कम यूज करा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सिस्टम्स को अगर अपन ब्लॉक कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि हमको इतना इफेक्ट प्रोड्यूस करना ही नहीं है। एक पर्टिकुलर रीजन पे काम करना है, सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक करना है या सिर्फ सिंपैथेटिक ब्लॉक करना है। तो इस कंडीशन में इसलिए हम गैंग्लियन ब्लॉकर्स को वाइड स्प्रेड थेरेपी में यूज नहीं करते हैं। ठीक है। अब फिर भी अगर हम देखें कि कौन से गैंग्लियन ब्लॉकर्स हमको फिर भी यूज करते हैं, तो उसमें ट्राइमेथाफेन आता है और साथ में निकोटीन हमारे पास आ जाता है। ट्राइमेथाफेन क्या है? देखो, शॉर्ट एक्टिंग गैंग्लियन ब्लॉकर है जो किस फॉर्म में देते हैं, आईवी इन्फ्यूजन की तरह देते हैं हम इसको। किस में यूज होता है? कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए न्यूरोसर्जरी में यूज होता है। अब आप सोचोगे कि भाई हाइपोटेंशन क्यों प्रोड्यूस करना है न्यूरोसर्जरी में? क्योंकि देखो, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग है, जो सर्जरी में ब्लीडिंग है या जो सर्जिकल ब्लीडिंग है, वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगी। और उसके अलावा जो सर्जन है उसकी जो ऑपरेशन फील्ड है, अगर वहां पे ब्लीडिंग नहीं होगी तो वो कैसी रहेगी, क्लियर रहेगी।
इन दो चीजों की वजह से एक हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करा जाता है न्यूरोसर्जरी में, जिसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, ट्राइमेथाफिन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा निकोटीन की अगर अपन बात करें तो ये क्या करता है, इनिशियल तो स्टिमुलेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बट अगर इसको लंबे टाइम के लिए हम यूज करते हैं तो ब्लॉकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है किस पे, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे। इसलिए इसको क्या किसके अंडर स्टडी कर रहे हैं हम, गैंग्लियन ब्लॉकर के अंडर में इसको स्टडी करा जा रहा है। अब आप सोचो, याद करो निकोटीन कहाँ पे यूज होता है, जो सिगरेट्स बनती हैं, जो सिगरेट्स होती हैं, जो टोबैको होता है, उसमें जो मेजर एडिक्टिव सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, निकोटीन होता है। ठीक है, इनिशियली तो कैसा होता है, स्टिमुलेटिंग होता है, बाद में ये ब्लॉकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर किसी को स्मोकिंग को बंद करना है, इसको हम क्या कहते हैं, स्मोकिंग सिजेशन कहते हैं। अगर स्मोकिंग करना बंद करना है, स्मोकिंग छोड़नी है, तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक तो हमारे पास निकोटीन च्यूइंग गम आती है और ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं। ये क्या करते हैं, निकोटीन को एक कंट्रोल्ड अमाउंट में बॉडी में रिलीज करते रहेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं, ताकि विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस कर सकें, साथ में क्रेविंग इतनी ज्यादा नहीं हो। धीरे धीरे हम डोज को जो है वो क्या करते जाते हैं, टेपर करते जाते हैं, यानी धीरे धीरे उसको रिड्यूस करते जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर स्मोकिंग रोकनी है तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, ब्यूप्रोपाइन यूज कर सकते हैं। साथ में जो अभी हमने बात करी कि विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जो क्रेविंग होती है एकदम से, अगर आप स्मोकिंग को रोकने की कोशिश करोगे तो उन चीजों को कम करने के लिए भी हमारे पास एक ड्रग है जो कि क्या है, वेरेनिक्लीन। ठीक है, ये चीज किसके लिए यूज हो सकती है, जो क्रेविंग है, जो विड्रॉल सिम्टम्स है, उनको रिड्यूस करने के लिए हम वेरेनिक्लीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात कर ली हमने आज, गैंग्लियन ब्लॉकर्स की बात कर ली है, किसमें, एंटी निकोटिनिक में हमने बात करी है। अभी भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हमारे रह रहे हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के अंडर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। होप यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।